हेलो गाइस। आज हम अपना दूसरा लेक्चर लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स का, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट डे भी किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, 10 पहले ही करवा चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में। तो क्वेश्चन है, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। गाइस मैंने यहाँ पे मिक्स किया है क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में दोनों में रहेगा तो बाइलिंगुअल अच्छा होता है, कि जो हिंदी में देने वाले हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वाले तो सब कुछ समझते हैं। खैर, इसके ऑप्शंस मैंने इंग्लिश में ही कंसीडर किए क्योंकि ऑप्शंस पढ़े नहीं थे, तो उसको हिंदी में उसका कोई ट्रांसलेशन है नहीं। कोलकाता को हिंदी में ट्रांसलेट कोलकाता ही कहेंगे, तो ऐसा कोई सोचने का कोई ज़्यादा है नहीं। तो इसमें क्वेश्चन सीधा यही बोल रहा है कि किस स्थान पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो गाइज, स्थापना तो हम सबको शायद पता ही हो, अगर नहीं भी हो तो मैं बता दूं कि बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुई थी। तब बांग्लादेश इंडियन पार्ट था। जो टाइम था 1906 का, जैसे क्वेश्चन में पहले से यहाँ पे बता दिया है। और क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इससे आगे भी जाएगा कि किसने स्टैब्लिशमेंट किया था, स्टैब्लिशमेंट में कौन कौन लोगों ने, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो मुस्लिम लीग के हैं, तो एक तो बंदा होगा ही, समझ गए होगा कौन। तो सबसे पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, फिर आगा खान थर्ड, ख्वाजा समीउल्लाह, हकीम अजमल खान, कार उल मुल्क। ये 5 मेन किरदार थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन 1848। मतलब भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के अधीन लोक निर्माण विभाग की शुरुआत 1848 ईस्वी में हुई थी। तो याद करेंगे इसके 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक डलहौजी, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। तो इन्होंने ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट किया था। और दूसरी बात है कि इन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण काम किया था कि अगर हम लोग रेलवे की क्रांति के बारे में बात करें, कि रेलवे की इस्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं के शासनकाल से स्टार्ट हुई थी। जो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, रेलवे मुंबई से थाने की ओर चला था। तो इसके लिए हम लोग लॉर्ड डलहौजी को क्लिक करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। क्वेश्चन में ही आंसर देखो, रेगुलेट वाली बात कर रहे हैं। याद करो गाइस, हुआ क्या था कि पहली बार इंग्लिश पर कोई रेगुलेशन आने वाला है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। अब उस पर रेगुलेट करेगा कौन? कोई तो रेगुलेट कर रहा है ऊपर से। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, तो क्राउन वहां से उनकी संसद यहाँ रेगुलेट करेगी। ठीक है, अब रेगुलेट करने के लिए का वजह क्या थी, तो वजह के बारे में अगर हम लोग जाने तो याद करो कि 1769 में बंगाल का फेमाइन आया था, जो कि बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक फेमाइन था। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो वॉर, इसमें 1766 से 1769 तक वॉर चला था। फिर अगर हम लोग देखें तो इनके अंदर जो इनके अधिकारी होते थे, जो अफसर कैटेगरी में हुआ करते थे, वो लोग बहुत करप्ट थे, बहुत करप्शन किया करते थे। इन्हें टी ट्रेड में भी बहुत लॉस होता था। तो इन सभी अगर चारों हम लोग रीजन को देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा लगता था, लॉस होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1772 में क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि जो पैसा इनका काम था कि भेजना, मगर इन्होंने क्या किया कि डिमांड किया ब्रिटिशर्स ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड में पैसे की डिमांड की कि भैया यहाँ वहाँ से हमें पैसे भेजो। अब वहाँ के जो, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट सोच रही थी कि यार इतनी अच्छी कंपनी है, 1757 के बाद देखो तो इन, मतलब 1608 के टाइम से देखो, है ना, हम वहाँ से देखेंगे कि इन्होंने पैसा तो कमा के ही दिया है। फिर अभी इतना अच्छा चल भी रहा है सब कुछ। अब ये कंपनी एकदम से पैसा मांग रही है, इसको मना तो कर नहीं सकते, कि कंपनी तो बंद नहीं कर सकते कि बहुत प्रॉफिट दिया है। तो क्या कहती है कि चलो ठीक है, हम पैसे तो तुमको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देंगे, मगर उसको क्या करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे। तो उसी के लिए एक रेगुलेशन एक्ट भैया था 72 में, इन्होंने डिमांड किया 1 लाख रुपए का, उसके बदले में एक गिफ्ट मिला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो याद रखेंगे कि पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था। अब देख लो, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज क्रेडिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन हिस्ट्री। अब मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक का जब भी नाम आता है तो हमारे मन में कुछ अच्छे विचार तो आने ही चाहिए। उसमें से एक अच्छा विचार है एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। मतलब उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर बैन लगवाया था, किसके साथ मिलकर के, तो राजा राममोहन रॉय। ये दो बंदे बहुत एक्टिव थे। इन तो कह सकते हैं ना कि कुछ अच्छे लोग भी होते थे, तो अंग्रेजों में भी एक बहुत अच्छा आदमी था विलियम बेंटिक। तो याद करके चलेंगे कि एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा के मतलब बंद करवाने के लिए, मतलब ये जो एक कुरीति है इसको खत्म करने के लिए, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बहुत ज्यादा प्रयास थे। और इसका ही कह सकते हैं कि एक रिजल्ट है कि ये प्रथा बंद हुई। फिर अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वर नॉट सेट अप अंडर सैडल कमीशन ऑफ 1917। सॉरी, अब इसको ही समझ के चलेंगे कि कौन सी, इसने बोला नॉट यूज किया, नॉट का, तो कौन सी जो नहीं हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी, एक
1 सितंबर 1917 में तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये तो सही है। तो डेट याद करना कि 1 सितंबर 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और ये सेडल कमेटी के द्वारा नहीं हुई थी। उस्मानिया 1718 मीन सॉरी 1918 में हुई थी, तो ये भी सेडल कमेटी के द्वारा नहीं हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1857 नहीं सॉरी 58 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इफ एम आई राइट। तो 1858 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। पर मैं बता दूंगा ये तीनों ऐसे हैं जिनकी स्टैब्लिशमेंट सेडल कमीशन के द्वारा नहीं हुई थी, सेडलर कमीशन के द्वारा नहीं हुई थी। सेडलर कमीशन के द्वारा जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कोलकाता मत करके आना, कैलकाटा। अब वो भी क्यों? क्योंकि अच्छा, क्योंकि वो एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे, सिंपल सी बात है। तो इसमें से कोई नहीं, ए बी 1 2 3 डी ऑप्शन सही होगा। कोई भी ऐसा नहीं जो सेटलर कमीशन 1917 के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वो अमंग द फॉलोइंग वर द मोस्ट वोकल अपोनेंट ऑफ इल्बर्ट बिल। ये कह रहे हैं कि इल्बर्ट बिल के सबसे ज्यादा खिलाफ में कौन थे। तो गाइस हम याद करके चलेंगे कि इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, 1883 में आया था। तो वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। तो लॉर्ड रिपन भी एक कहता ना कि रिवॉल्यूशनरी बंदा था इंडियन हिस्ट्री में। अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सुधार किए, तो उसमें से एक सुधार ये भी था। तो इस सुधार में हुआ क्या था कि जो भी इंडियन न्यायाधीश है, इंडियन जजेस है, वो क्या कर सकते हैं कि एक गोरे अपराधी की कहते हैं ना कि जजमेंट दे सकते थे। सिंपल से समझेंगे तो उसके जजमेंट, मगर अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था, कुछ गोरों को तो बिल्कुल पसंद नहीं था। उनमें से वो गोरे कौन थे? जो ब्रिटिश टी एंड इंडिगो प्लांटेशन के ऑनर हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ही ये लोग थे, मगर बंगाल में ऑनर हुआ करते थे इन संस्थानों की, जब टी बनता था और इंडिगो की प्लांटेशन होती थी। इनके ऑनर को ये पसंद नहीं था कि कोई इंडियन जज हम पर फैसला सुनाए, भले हम कितने गंदे हो, समझ रहे हो। तो ये लोग एकदम ही विद्रोह कर बैठे थे किसकी? इल्बर्ट बिल के। तो हम इसमें दो बात याद रखेंगे कि इल्बर्ट बिल कब आया था। इल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में, और किसके शासनकाल में आया था? तो वो वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी। मतलब पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बीकाजी कामा, आई होप पता ही होगा, बीकाजी कामा ने की थी 1905 में। ठीक है, जैसा कि समझ में आ रहा है कि लिखा ही हुआ है कि पेरिस इंडियन सोसाइटी, तो पेरिस में ही हुआ होगा। तो पेरिस कहाँ है गाइस? तो फ्रांस के एक शहर है जिसका नाम है पेरिस। तो बीकाजी कामा याद रखेंगे कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी उन्होंने 1905 में। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? बंगाल का अगर हम लोग क्रांतिकारी की बात करें, देखिए तो 1905 के बाद बहुत कुछ बदला जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन होने के बाद ये अनुशीलन समिति का गठन हुआ। इसमें एक बहुत ही अच्छे नेता, बोल सकते गर्म दिल के अच्छे नेता थे, उसका नाम कौन है? तो अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने और उनके साथियों ने मिलकर इस समिति का गठन किया था, जिसे बोला जाता है अनुशीलन समिति। तो बंगाल के जो क्रांतिकारी संगठन में पहला संगठन फर्स्ट कौन सा था? अनुशीलन समिति। तो याद रखेंगे अरविंद घोष ने ही और उसके साथ कई साथियों ने इस समिति का कहते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। फिर है एन अनकंट्रोल्ड पेन सर्व बट टू डिस्ट्रॉय। अच्छी बात है कि मतलब सोचने वाली बात है कि एन अनकंट्रोल्ड पेन सर्व बट टू डिस्ट्रॉय। समझना कि एक अनियंत्रित कलम से सिर्फ बर्बादी होती है। ये किस महान है ना महापुरुष ने कहा था? ये महापुरुष कोई नहीं, महात्मा गांधी जी है। सही भी बात है ना कि अगर आपके कलम में नियंत्रण नहीं है तो आप हो सकता है कि लिखना कुछ है और आपने किसी के बहकावे में आके लिख दिया कुछ है। फैसले तो कागज पे जो लिखे होते हैं उसी को माना जाता है। अगर किसी के खिलाफ है, आपने बहकावे में लिख दिया या किसी के शोध में लिख दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत गंदा है। कोई निर्दोष फंस सकता है, निर्दोष फंसेगा तो उसके कहते हैं ना कि बदला लेने वाले ये वो फलान, तो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। तो इसीलिए पेन को कंट्रोल में रखे, क्योंकि वो तलवार से कम नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी को लगता था, जो कि सच है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पब्लिश्ड ए डेली मैगजीन कॉल्ड वैनगार्ड। मतलब वैनगार्ड नामक दैनिक पत्रिका किस संगठन अथवा राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो याद करके चलेंगे गाइस, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इनका कहते हैं कि मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो का नाम क्या था? वैनगार्ड, मुख्य पत्र बोलते थे हम जिसको। ठीक है, तो याद रख के चलेंगे कि ये जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का मुख्य पत्र हुआ करता था, जिसका नाम होता था वैनगार्ड। ठीक है,
इसकी अब बात है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय, आप कहोगे कि राजा राममोहन रॉय से कंफ्यूज मत होना, वो अलग है, ये अलग है। ये एम.एन. रॉय है, इनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने इसकी स्थापना की थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की, और इसी का मुख्य पत्र हुआ करता, इसका नाम होता था वैनगार्ड। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत कुछ नया या नहीं, मगर रिवीजन तो जरूर करा के जाएगा। करंट अफेयर्स में देख लेते हैं, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने उठाए हैं कहीं कहीं से आप लोगों के लिए। विच कंट्री वॉज चूजन एज द फोकस कंट्री एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा? तो मैं आपको बता दूं कि 51st जो है ये भी गोवा में हुआ, 52nd जो होने वाला है वो भी गोवा में ही होगा। पर 51st की बात करें तो फोकस देश के रूप में किसे देखा गया है? तो बांग्लादेश को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय जर्मन बॉडी। याद रखेंगे ये जर्मन बॉडी है, ठीक है, एक जर्मन संस्था है, उसने ये रिलीज करता है। तो इसमें कहते हैं ना कि वैश्विक मतलब क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ग्लोबल तौर पे, तो इंडिया का शायद कुछ रैंक गंदा ही होगा, पता नहीं। मोजाम्बिक गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दिस इंडेक्स, मतलब मोजाम्बिक तो सबसे घटिया है, तो पहला तो सही है। इंडिया रैंक 7th पोजीशन, हाँ इंडिया ने इसमें 7th रैंक अपना पोजीशन बनाया है, तो 1 एंड 2 दोनों ही सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है, तो हम बोल सकते हैं बोथ आर करेक्ट। तो क्लाइमेट ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, इंडेक्स वाले कोई भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले बता दूं, तो इसलिए आप लोग दोनों ही याद रखेंगे कि पहले पे कौन आया था, मोजाम्बिक, और सेकंड पे जिम्बाब्वे आया था, तो जिम्बाब्वे भी याद करके चलेंगे। 7th रैंक पे हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया था, जो कि इंशाल्लाह ऊपर जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें जितना जो पहले रैंक पे मतलब उतना गंदा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है काजा क्लास वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कोई भी वुमेन अगर प्राइम मिनिस्टर बनती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना। तो एस्टोनिया एक कहते हैं यूरोप, हाँ यूरोप की एक कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये सभी यूरोप की कंट्री है, ये सभी एक बाल्टिक सी है ना, याद रखना बाल्टिक सी के तीनों ही आसपास है, मतलब कहते हैं तो ये पड़ोसी देश है ये तीनों। तो उसमें से एस्टोनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, उसका नाम है काजा क्लास, तो बाल्टिक सी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम स्टार्टेड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कोई नहीं, हमारा एचडीएफसी बैंक है, कभी कभी अच्छे काम करता है, वैसे तो बहुत ज्यादा ही खर्चीला है, पर ये इन्होंने ये इनोवेशन किया है, अच्छा महिलाओं के लिए कुछ करे तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है विच कैंपेन वाज लॉन्च टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ओल्ड पर्सन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब है ना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू एक कैंपेन लॉन्च हुआ है, उसका नाम है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे ओल्ड पर्सन को, तो अच्छी बात है। तो उस कह रहे कि उस कैंपेन का नाम क्या है, तो उस कैंपेन का नाम है ओल्ड एज न्यूट्रिशन मिशन। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो कौन है, किसके हाथ में है ये, अच्छे आदमी है, सर्च करना, थोड़ा गूगल की मदद लेना, मिलेगा आंसर। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च अ लार्ज वैक्सीनेशन क्लिनिक हैज बीन द फर्स्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोविड पैंडेमिक, और पैंडेमिक बोल सकते थे, एपिडेमिक कैसे हुआ, तो खैर जो भी हो, तो एक बड़े स्केल पर किस कंट्री ने क्या किया है हाल ही में कि जिसके कोविड महामारी से बचा भी, तो पहले सबसे बड़ी टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की थी, सबसे बड़े, तो वो न्यूजीलैंड, याद रख के चलेंगे न्यूजीलैंड ने है, ड्रॉ करूंगा अब ज्यादा अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। आजकल वैसे हम लोग बचपन में क्या याद करते थे कि कोई भी अच्छा काम हो रहा है, एजुकेशनली कुछ भी ऐसा हो रहा है तरक्की वाला काम, तो वो साउथ इंडिया में जाते थे, ऑप्शन में साउथ इंडिया देखा और आंसर मार दिया। यहाँ भी साउथ इंडिया के 2 स्टेट है, अक्कड़ बक्कड़ करूंगा तो इसमें से किसी एक पे मार ही दूंगा, पर आजकल ये जो स्टेट है ना गाइस, बहुत अच्छे अच्छे कारनामे कर रहे हैं। उड़ीसा, ये जो